कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आप सभी को ये सूचना ये देना चाहूंगा कि इस वर्ष 2021 और 22 का ये जो सत्र चल रहा है, इस वर्ष जो है फिजिक्स को नए तरीके से पढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 यूट्यूब पर ऑनलाइन की क्लास भी ऑन कर दी है, जिसे आप निःशुल्क मेरे चैनल अर्जुन स्टडी चैनल पर जा करके 3 से 4 प्रतिदिन संडे को छोड़ करके आप जो है फ्री ऑफ कास्ट क्लास ले सकते हो। और बच्चों, जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इंटर की कक्षाएं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप अगर अर्जुन सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो अर्जुन सर के फिजिक्स की टाइमिंग आपके सामने मैं लिख रहा हूं और आप ये टाइमिंग मेरे लिए प्रयास करिएगा कि आप जो है अपने सभी साथी छात्र छात्राओं के बीच इसको शेयर करिएगा, सब तक पहुंचाइएगा कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में अगर फिजिक्स की क्लास लेनी हो, हिंदी मीडियम में, और वो भी हिंदी मीडियम की क्लास हो कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 की हम इस समय 2 बैच स्टार्ट किए हुए हैं। 2 बैच पढ़ा रहे कक्षा 12 की। एक बैच बच्चों सुबह 7 से 8 पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को सुबह 7 से 8 पढ़ना हो वे लोग जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा नंबर पाने के लिए इस बैच में एंगेज हो जाए। सुबह 7 से 8 की बैच हमारी कक्षा 12 हिंदी मीडियम के लिए है, और एक बैच और है दोपहर 3 से 4 भी हम जो है आपको फिजिक्स की क्लास कक्षा 12 की दे सकते हैं। चलती है 2 बैच है कक्षा 12 की हिंदी मीडियम की, कक्षा 12 की फिजिक्स की अर्जुन सर द्वारा 2 कक्षाएं संचालित है, एक सुबह 7 से 8 है और एक दोपहर 3 से 4 है। और इसी प्रकार कक्षा 11 की हिंदी मीडियम की कक्षाएं प्यारे बच्चों जानते रहिए सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9 ये हमारी बैच है, नई बैच अभी स्टार्ट हुई है कक्षा 11 हिंदी मीडियम की, सुबह 8 से 9 चलती है। और दोपहर में यही कक्षा 11 की एक बैच हम 2 से 3 पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हिंदी मीडियम में कक्षा 12 की 2 बैच है, एक बैच सुबह 7 से 8 है, एक शाम को 3 से 4 है। कक्षा 11 के हिंदी मीडियम की बैच सुबह 8 से 9 है और दोपहर 2 से 3 है। और बच्चों इसी प्रकार फिजिक्स में इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड की कक्षाओं के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम क्लास 12 की क्लास हमारे कैंपस में दोपहर 4 से 5 चलती है, 4 से 5 दोपहर चलती है। और कक्षा 11 की बैच अगर आपको पढ़नी है इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास 11th की नई बैच अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ शुरू किए हैं और वो अभी दोपहर 5 से 6 चलती है। तो मैं आज आपके सम्मुख अपनी बैचों का वर्णन किया हूं कि इस टाइम ये बैच चलती हैं, और इसलिए वर्णन किया हूं कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी फिजिक्स बहुत कमजोर है वो हमसे जुड़कर अपनी फिजिक्स मजबूत कर सकता है। और कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9415419806 और 6393941663 पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके सम्मुख मैंने अपनी बैचों का डिस्क्रिप्शन और अपने फोन नंबर का वर्णन भी कर दिया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 9415419806 6393941663 ये हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो हमारे पास रहते हैं। आप इन नंबरों पर फोन करके इंक्वायरी कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग यहाँ इस तरह से लिखी हुई है, कक्षा 12 फिजिक्स सुबह 7 से 8 और दोपहर 3 से 4 है, और कक्षा 11 की फिजिक्स सुबह 8 से 9 दोपहर 2 से 3 है, और इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स कक्षा 12 की दोपहर 4 से 5 है और कक्षा 11 की दोपहर 5 से 6 है। आप सभी को धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23,
ध्यान दीजिएगा, इन अ कैथोड रे ट्यूब, गौर से सुनिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज 2 सेंटीमीटर and they are separated by 0.5 millimeter. Find the potential difference between the plates if the deflection of electron in electric field is 0.25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली बेटा 3-4 साल पहले हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वाला लेसन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों लेसन मिक्सअप रहते थे और तब एक हेडिंग हुआ करते थे, पाथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। क्या बोल रहे बेटा? किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ, ट्रेवलिंग पाथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करेगा तो उसका पथ कैसे होता है? वो जो है लिनियर मोशन करेगा या सर्कुलर मोशन करेगा या पैराबोलिक मोशन करेगा? तो वो जो हेडिंग थी माने पाथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल अलोंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टॉपिक था। तो उसी फार्मूले पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। चूंकि अब वो टॉपिक हमारे कोर्स से हटा दिया गया, बुक से भी हट गया 3-4 सालों से, वो एक चैप्टर भी अलग से होता था वहां से भी हट गया। केमिस्ट्री में है कि किसी चार्ज पार्टिकल का पथ जो है डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको एक पढ़ता होता है ऑक्सीस्कोप ट्यूब, दोलनदर्शी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसमें है चार्ज पार्टिकल का पथ जानने का। तो हम यहाँ थोड़ा सा उस फार्मूले को समझा दे रहे हैं क्योंकि वो फार्मूला अब बुक्स में भी नहीं है ना कोर्स में ही है, कहीं थोड़ा सा समझा दे रहे हैं जिससे आप क्लियरली समझ जाओ। देखो जरा, अगर बेटा हम यहाँ बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है, और जब बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड माने यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रख दे और इसकी वजह से क्या बन गया है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या बन गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई अदर पार्टिकल इस फील्ड में रन करे तो वो दो तरह से रन करेगा। वो चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में रन करे। कहा बेटा? इफ एनी चार्ज पार्टिकल ट्रेवल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माने अगर जैसे पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और कोई चार्ज पार्टिकल पूरब से पश्चिम की ओर ही रन कर रहा हो, तो जिधर वो रन कर रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तेज चलने लगेगा, वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। भाई उसको धक्का मिला और तेज हो गया, धक्का मिला और तेज हो गया। तो व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स along the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे बेटा हम हैं चार्ज पार्टिकल, फील्ड इधर है तो हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम जिधर चल रहे हैं उधर यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये क्लियर है अगर हम फील्ड की डायरेक्शन चले, लेकिन हमारी डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी ना, हम उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे ऐसा। और एक और बात हो सकती है कि अगर हम मींस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चले, मींस इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, माने अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूरब से पश्चिम की ओर हो और कोई चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस जो है फील्ड की डायरेक्शन में रन करता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके रनिंग डायरेक्शन में लगता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, तेज चलने लगता है, लेकिन डायरेक्शन यही बनी रहती है। आप समझे नहीं? और अगर चार्ज पार्टिकल इस फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इधर चलता है, तो जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता वो इसकी जो है मोशन का अपोज करता, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती बेटा? डिक्रीज करती है, लेकिन डायरेक्शन जो है हमेशा वैसे ही बनी रहती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो कहने का मतलब यह हुआ कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल
moves along the direction of electric field or inside or outside, माने या तो अपोजिट करे या तो उसी में करे, then the direction of motion of the charged particle always remain constant but its magnitude change. नहीं समझे बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रन करता है तो उसकी मोशन का या उसकी ट्रेवलिंग का डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहती है, डायरेक्शन नहीं चेंज होती, लेकिन क्या चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड। अगर जो है वो चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में है तो तेज चलने लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी मदद करेगा और उसके जो है मोशन में इंक्रीजिंग होगी, एक्सीलरेट होगा वो। और अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा हो तब जो है फोर्स अपोज करेगा, विरोध करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। और आपको हम बेटा 11th की क्लास पढ़ाए हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन करे, ध्यान दीजिए 11th की क्लास की चीज, व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे, ऐसे मोशन करे कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड उसके जो है मोशन का चेंज होता रहे, तो इस तरह के मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। नहीं याद है? हमने आपको सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, पैराबोलिक मोशन, कई सारे मोशन समझाए थे। जैसे अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे क्यों गिराया जाता है, क्या होता है बताओ? व्हेन एनी पार्टिकल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा पूरे ट्रेवलिंग के दौरान क्या बनी रहती है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड, माने डायरेक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन जो जो पार्टिकल नीचे आता रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसको और तेज खींचता रहता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो मतलब व्हेन एनी पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड देन इट्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट बट इट्स मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन इंक्रीजिंग, बढ़ता रहता है ना, चेंज होता रहता है। नहीं ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर फेंके तो भी यही होता है, लेकिन अब की बात जो है वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, सेम। तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन या होमोजीनियस मोशन कहते हैं। याद आया बेटा पीछे कक्षाओं में? तो यहाँ यही बता रहे थे कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे जो कहो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कहो, पैरेलल, तो दो कंडीशन होगी, या तो उसके मोशन के जो है डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी, या तो जो है फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बेटा, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है इधर ही जाता रहेगा, लेकिन जो है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा, बढ़ गया वेलोसिटी, और फोर्स लगा, वेलोसिटी और बढ़ गई ना। जब चार्ज पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इस पर लगेगा वो इसे और एक्सीलरेट करेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहेगी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। बस समझ में बेटा? और अगर चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब भी इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके रनिंग का अपोज कर रहा है, इस पर विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज। माने चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे धीमे होते 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 रुक सकता है, और यहाँ इस केस में चार्ज पार्टिकल तेज चलते चलते चल सकता है। तो यहाँ इन दोनों बातों का एक छोटा सा मतलब हुआ, क्या शॉर्ट में बोल दें, छोटा सा, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स मोशन रिमेन लीनियर मोशन और होमोजेनियस मोशन। बस इतना ही बोलना है। मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन करता है तो कैसा मोशन करता है, लीनियर मोशन, सरल रेखी गति करता है। सरल रेखी गति होती क्या है, लीनियर मोशन होता क्या है, एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल पूरे मोशन के दौरान एक ही डायरेक्शन में रन करे, वेलोसिटी उसकी भले इंक्रीज या जो है डिक्रीज होती रहे, तो यहाँ ही होता है। तो ये इसका पथ है, इसका चार्ज पार्टिकल का, व्हेन इट इज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये है। दूसरा है बेटा कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करे, कैसे मूव करे, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, तब जो है क्या होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करे। डियर स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा सा इसको सिखाना चाहते हैं आपको, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन चेंज पैटर्न में भी आ जाए तो आप कर सको। एक्चुअली ऐसा है, सीबीएसई बोर्ड में पिछली बार 2018 या 19 का पेपर देखा था मैंने,
तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसको डिराइव करने के लिए दे दिया था। तो उसमें कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, अब तो मल्टीपल क्वेश्चन आने लगे। तो कंडीशन दे देते हैं कि अगर व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी इट्स पाथ, ऐसे पूछेगा। तो अब आप बता लोगे ना बेटा कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी लीनियर मोशन। कैसा मोशन होगा बेटा? क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज इंक्रीज होती है और डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहती है। अपोजिट रहता है तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है और जो है डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहती है। एक और है इसी में कि अभी बता रहे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करे तो उस चार्ज पार्टिकल का पथ कैसा होता है। तो हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखें, जो अभी हमको क्वेश्चन बोला गया है इसमें जो लगाने के लिए फार्मूला यूज होगा, हम चाहे तो बेटा डायरेक्ट लिख लें, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करा दे रहे हैं, समझा दे रहे फार्मूला आया कैसे है, बना कैसे है। क्यों कि मान लो जैसे सीबीएसई बोर्ड में पूछा था, यूपी बोर्ड में भी पूछ ले डेरिवेशन करने को तो आप कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन छोटा मोटा बना कर दे रहे घुमा फिरा के तो आप कर सको, इसीलिए बता दे रहे हैं। देखिए जरा, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, और मजा भी आएगा, समझ भी आएगा, कठिन नहीं लगेगा, मूव्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूविंग करे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां अगर सपोज करें कि ऐसे आप सभी लोग देखो, सपोज कर ले रहे हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस। बात समझ रहे हो बेटा? यहां जो है हम मान ले रहे हैं कि ऐसे इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बनाए हुए हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैसे बनी हुई है सभी लोग देख के बताओ। वर्टिकल माने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ जो है प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, माने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, यही ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है और जो कि हमको जो है किसकी वैल्यू दिखा रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बेटा। अब अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल मूव कराएं तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल जो है, लेट अस सपोज दैट एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अलोंग रन कर रहा है बेटा? कोई चार्ज पार्टिकल किसके अलोंग रन कर रहा है? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर रन कर रहा है। सपोज एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v and particle mass is m and charge a, कोई इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, वो जो है अगर यह हटा के क्यों लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई चार्ज पार्टिकल जो है कैसे मूव कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे मूविंग कर रहा है, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। एक्स एक्सिस के अलोंग तो फोर्स लगेगा नहीं। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, इस पर फोर्स लगा तो इसका पथ ऐसे हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। चार्ज पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट होते होते, जैसे इधर मान लो ओरिजिन से एंट्री किया तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हुए कुछ देर बाद मान लो ए पर पहुंच गया। सपोज चार्ज पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ एंड आफ्टर टी टाइम इट रीच्ड एट ए। कोई दिक्कत बेटा? कहां से चला है और चलते हुए कहां पर पहुंच गया? ये मालूम नहीं कैसे पथ पर चल रहा है, हमको पता ही नहीं है किस पथ चल रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इसको फोर्स के कारण रिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा, तो ऊपर की ओर भागते भागते कहां पर पहुंच गया? ए पर। और ए पर जो है अगर इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स का वाई समझे तो इसका मतलब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फिगर देख के बताओ कितना हुआ? वाई। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? बस समझ में फिगर देखो जरा, क्योंकि हमको बेटा बहुत डिटेल में नहीं बताना है, शायद हम समझाना चाहते हैं। लेट अस सपोज दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर E बट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v हैविंग मास m, चार्ज E फ्रॉम O along x axis after t time if this charge particle comes at A।
टी टाइम में कहां पर पहुंच गया बेटा? ए पर पहुंच गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लिया हम? तो इसका मतलब x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड y विल बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का टाइम पता करना चाहें कि कितने टाइम में यह दूरी कवर हुई। टाइम इक्वल स्पीड अपॉन नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है, माने इतने टाइम में यहां से यहां तक आया बेटा, बात समझ में आई। और ये कौन सा मोशन है? वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर y जानना चाहे तो चूंकि इस पर अब फोर्स लगने लगा तो ये जो मोशन कर रहा है लीनियर मोशन होगा, और तब इसको मोशन के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, v इक्वल u प्लस at, s इक्वल ut प्लस r at स्क्वायर, ऐसे। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए s बराबर ut प्लस r at स्क्वायर, s की जगह हम क्या लिखेंगे? बात समझ में देखा, y s y हो गया क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है? u इंटू टी। यस बराबर ये फार्मूला होता है ना, याद करो, यस इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि नहीं? याद आया बेटा? तो यस इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर का जब यूज करेंगे तो यहाँ ut वर्टिकल तो मोशन कर नहीं रहा है, पार्टिकल पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कर रहा है कि वर्टिकल कर रहा है? तो इसका वर्टिकल मोशन क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। और टाइम कितना है ये निकाल चुके हैं, प्लस हाफ ए टाइम का स्क्वायर। कोई डिस्टर्बेंस किसी को बेटा? आगे बढ़े बेटा। y इक्वल हाफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और आगे देखो y इक्वल हाफ ए का मतलब फोर्स अपॉन मास। क्यों? F इक्वल यानी होता है, F इक्वल क्या है? तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लगेगा इस पर? QE, माने यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो EE अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये इसके डिस्प्लेसमेंट का जो है इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, x और y में, और x की डबल घात है और y की सिंगल घात है। आपको जो है 11 की क्लास पढ़ाए हैं कि अगर कभी कोई ऐसा इक्वेशन बने जो 2 वेरिएबल में हो, एक की 2 पावर हो, एक की 1 पावर हो, तो इसे पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। इट शोज इलेक्ट्रॉन का या चार्ज पार्टिकल का पथ कैसा होगा? पैराबोलिक। तो मींस हम ये क्लियर कर गए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता हो, ट्रेवल करता हो अलोंग एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स मोशन विल बी लीनियर। तब उसका मोशन कैसा होगा? और अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करे तो उसका पथ कैसा होगा? पैराबोलिक। समझ में आ बेटा? ये भी समझ में आया? हमको इसी फार्मूले का रिक्वायर्ड पड़ती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला डिराइव करके दिखा दिए, कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? अब हम इस फार्मूले को कहीं लिख दे रहे हैं और आपको याद रहे, याद आप कर लीजिएगा। डेरिवेशन सरल है, तो नहीं है तो याद रहे। आप जो है अगर ध्यान दे रहे हो तो पैराबोला वाला डेरिवेशन भी इसी तरह से था। दिखाओ पैराबोलिक पथ जो है होता है, जो मोशन वाला दिखाए थे आपको 11 की क्लास में, इसी तरह से उसका भी डेरिवेशन था। ध्यान दीजिएगा क्या डेरिवेशन आया था, अभी देखिए बताओ। y इक्वल वर्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट हाफ QE हाँ अपॉन m, यही फार्मूला है बेटा, याद रहेगा। ये फार्मूला आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन हमारा बोला है। और बेटा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये क्वेश्चन कई सालों से है, कटा नहीं हुआ है, तो हम हर बार बच्चों को बता देते हैं। आप सभी को बता दी, कोई दिक्कत नहीं। और हम चाहते थे इस फार्मूले को डायरेक्ट लिख देते, कहते इसको रख लो, लेकिन हमने एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि आपको भूले ना, आपको पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, ये वो सब जान रहे हो। क्वेश्चन में आते हैं, सब जान रहे ना बेटा क्या है। देखो क्वेश्चन सभी बच्चे, in a cathode ray tube an electron is accelerated through a potential difference of 1000 volt। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है dB 1000 वोल्ट। कोई एक कैथोड रे ट्यूब है, ऐसे इधर देखो कैथोड रे ट्यूब है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस
डीवी 1000 वोल्ट दिया है और कोई जो है इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। समझ आ रहा है? कोई कैथोड रे ट्यूब है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें 1000 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसमें, चित्र समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, कोई दिक्कत? आगे देखो, फ्रॉम रेस्ट से चलना शुरू करता है, माने इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब जो है रन कर गया है, 0 वेलोसिटी से चल रहा है। लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज 2 सेंटीमीटर। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट यहां जहां से इसका पथ डिफ्लेक्ट किया जाएगा उसकी लेंथ जो है ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत देखा? प्लेट की लेंथ क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। एंड दे आर सेपरेटेड बाई, नहीं लेंथ यहां पर वैल्यू ये वाली 2 सेंटीमीटर और इनकी वैल्यू जो है 0.2 गैपिंग दिया हुआ है। पॉइंट कितना दिया है बेटा? नहीं 0.5 मिलीमीटर। यस 0.5 मिलीमीटर, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो बेटा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। इन अ कैथोड रे ट्यूब एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, रन होता है, ठीक है, 0 वेलोसिटी से। लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज 2 सेंटीमीटर। डिफ्लेक्ट करने वाली प्लेट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। और आगे देखो जरा क्या कह रहा है बेटा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 0.5 मिलीमीटर। दोनों एक दूसरे से 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इनके बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कहीं और से आ रहा है, माने इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं पहले से ही, ये इसलिए दिया है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है बेटा, यहाँ वाला। फिर आगे देखो, इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डिफ्लेक्शन कितना है 0.25 सेंटीमीटर। ये डिफ्लेक्शन दिया है 0.25 सेंटीमीटर, इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब यही पोटेंशियल बताना है। अब चलते हैं, निकालते हैं। देखो जरा एक बार क्वेश्चन आपके सामने हम फिर पढ़ दे रहे हैं। कोई कैथोड रे ट्यूब है और उस रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट से डिफ्लेक्ट होकर के चलता है। कितने वोल्ट से डिफ्लेक्ट हो चलता है 1000 वोल्ट। तो ये 1000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, जिसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। √2 QV अपान m फार्मूला होता है। तो हम इसकी वेलोसिटी पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से यहाँ आ रहा है। क्या चीज पता लग जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इन दोनों के बीच जो है चल रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा ही बताना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो है हमको मालूम करना है। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो देखो क्या क्या चीज इसमें पता है, ध्यान से देखो। वाई, ये डिफ्लेक्शन वाई है, इधर ओके। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ई का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। y इक्वल हाफ q अपान m इंटू ई की बजाय v अपान dv बाई dr, ऐसे लिखते हो, इक्वल dv बाई dr। ये dv पता करना है, dr ये वाला जो लगेगा रख देंगे उसको, और x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। अब इस फार्मूले में सारी चीजें पता हो गई। कैसे देखो, ये क्या चीज हो गई, y पता हो गया, क्यों हमको मालूम है चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन है, m में उसका मालूम है, dv पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वाला बताना है, dr इन दोनों के बीच की गैप, इन दोनों के बीच की गैप, प्लेटों के डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच की गैप क्या है 0.5 मिलीमीटर। और dr हो गया x स्क्वायर में जो प्लेटें हैं उनकी लेंथ है, x दिया है। वेलोसिटी आप पहले से निकाल लो तो आ जाएगा कि नहीं बेटा, देख लो हम सबकी वैल्यू रख दे रहे हैं। y जगह 0.25 इंटू 10⁻², ठीक है। और बच्चों हाफ क्यू का मतलब चार्ज पार्टिकल 1.6 इंटू 10⁻19, m की जगह 9 इंटू 10⁻31। dv मालूम करना है बेटा, dr ये इन दोनों के बीच की गैपिंग यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर, ये dr हमने यहाँ लिखा है 0.5 इंटू 10⁻³ x स्क्वायर डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ, मान लीजिए x एक्सिस के लाइन वो चलता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस के लाइन इतना ही चलता है 2 सेंटीमीटर। और नीचे v स्क्वायर बेटा याद करो
टू, चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी √2 यही होता है, तो v स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ध्यान से देखिएगा, इंटू v पोटेंशियल डिफरेंस 1000 अपान एम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है, अब आप देखो सारी चीजों में केवल यही अज्ञात है dv, ये यहां से ये कट जाएगा बेटा और यहां से ये कट जाएगा, साथ कर लोगे आ जाएगा। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 31, रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर की रेडियस दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 कूलम चार्ज गिवन टू इट। तो देखो बेटा अब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर। एनीबॉडी प्रॉब्लम? आगे देखिए, What will be its electric potential when 1 coulomb charge given to it? इसे 1 कूलम का चार्ज दिया गया और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला 9 × 10⁻9 Q by R, वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁻9 Q की जगह 1, R की जगह 1 × 10⁻²। When you solve it, it becomes 9 × 10⁻11 volt. Question number 32. 2.4 into 10⁻�9 coulomb charge is given to a hollow metallic sphere of diameter 12 centimeter. What is the electric potential at the surface of a sphere? Very easy. 2.4 into 10⁻⁹ coulomb. 2.4 into 10⁻⁹ coulomb. It is the amount of charge. बेटा दिया हुआ है उस स्फीयर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी 6, पोटेंशियल क्या होगा 9 × 10⁻9 क्यों बाई आर। साल 6 × 24 4 × 36 360 वोल्ट लगभग। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 20 सेमी फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एंड चार्ज ऑन स्फीयर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम आपके सामने पढ़ते हैं और सुनिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक स्फीयर है। क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक स्फीयर है और इसके जो है सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये बेटा इसका रेडियस है और 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कोई बाहर पॉइंट आ गया, पॉइंट P आ गया, ये R है। एनी डाउट बेटा? ध्यान से देखो 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक स्फीयर है, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 × 10⁻³ कितना है बेटा, कितना है, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट निश्चित तौर पे बाहर है। कैसे जाने, क्योंकि 10 रेडियस है, ये तो कह रहा है 20 पर, तो मतलब बाहर हो गया, पॉइंट बाहर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है बेटा और अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है। चार्ज की वैल्यू लुक E इक्वल 9 × 10⁻9 Q by R स्क्वायर। ओके, Q इक्वल E into R square upon 9 × 10⁻9। Any doubt? Put the value. E means 1.5 × 10⁻³ R square 20 × 10⁻⁻² का whole square upon 9 × 10⁻9। You solve it. When you solve it, it has value of 6.67 into 10⁻⁹। 6.67 into 10⁻⁹ कूलम। एक आंसर आ गया। एनी डाउट बेटा? समझ आया? हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। आपको पता है बेटा कि हमने अभी कल के क्वेश्चंस लगवाए थे, बताए थे पोटेंशियल V इक्वल E × R। नहीं मालूम? देखो
अगर ये फार्मूला 9/9 है, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दो तो q बाई r हो जाएगा, पोटेंशियल नहीं बन जाएगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला देखो जरा, डायरेक्टली पोटेंशियल v इक्वल e इंटू r। ओके, इसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है हमको, इस रेडियस से कोई मतलब नहीं, फालतू में दे दिया है। e की वैल्यू r, और साथ कर लीजिए बेटा, तो आप जान रहे हो मल्टीप्लाई करोगे 300 वोल्ट आ जाएगा। एनी डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 34, 500 microcoulomb charge is distributed on a hollow metallic sphere of diameter 60 semi. Calculate electric potential at a point distance 100 centimeter from the center of sphere on the surface